नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है एंड दिस object hemisphere, okay, this is the hemisphere of radius capital R and this is placed in a uniform electric field E। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस स्फीयर को रखा गया है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ऑन द कर्व्ड सरफेस ओनली, ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन कर्व्ड सरफेस निकालना है, क्वेश्चन मार्क। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन कर्व्ड सरफेस, ओके, दिस इज टू बी फाइंड आउट। अभी इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमने सपोज एक प्लेन सरफेस कंसिडर किया, प्लेन सरफेस। अभी प्लेन सरफेस से प्लेन सरफेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है प्लेन सरफेस में से एंड दिस आर पासिंग इनवर्ड। सो प्लेन सरफेस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा, ओके क्योंकि जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ड आती हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव प्रोड्यूस होता है, ओके। एंड जो कर्व सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो कर्व सरफेस में क्या हो जाएगा, पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा, ओके। म्हणजे मी काय सांगतोय लक्षात येते का बघा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जर आत येत असतील तर इलेक्ट्रिक फ्लक्स काय असतं, निगेटिव्ह असतं आणि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जर त्या सरफेस मधून बाहेर जात असतील तर फ्लक्स काय होतं, पॉझिटिव्ह क्रिएट होतं। आता लक्षात घ्या इथे डायग्राम नुसार जेवढ्या लाइन्स प्लेन सरफेस मधून आत येत आहेत तेवढ्याच कर्व्ड सरफेस मधून बाहेर जात आहेत, दिसतंय ना। जेवढ्या प्लेन सरफेस मधून लाइन्स आत येत आहेत तेवढ्याच काय होणार आहेत, कर्व्ड सरफेस मधून बाहेर जाणार आहेत। आणि त्याच्यामुळं प्लेन सरफेस पर जितना मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लेन सरफेस पर जितना होगा उतना ही एक्झॅक्टली कर्व्ड सरफेस पर होगा, ओके। प्लेन सरफेसवर जेवढं इलेक्ट्रिक फ्लक्स असेल तेवढंच मॅग्निट्यूड मध्ये, फक्त प्लस मायनस साइनचा फक्त डिफरन्स येणार आहे। प्लेन सरफेसवर जेवढं इलेक्ट्रिक फ्लक्स असणार आहे तेवढंच एक्झॅक्टली कर्व्ड सरफेसवर देखील असणार आहे, ओके। मी काय सांगतोय लक्षात येते का। आता तिथं लाइन्स मोजायच्या नाहीयेत, लाइन्स मात्र मोजायच्या नाहीयेत कारण ई वरून आणि रेडियस वरून आपल्याला ते काढायचं आहे, ई आणि रेडियस वरून। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि फ्लक्स ऑन प्लेन सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स ऑन दी कर्व्ड सरफेस, ओके। सो देयरफॉर फ्लक्स ऑन प्लेन सरफेस कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू एरिया, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, ई ए कॉस थीटा रहता है, ई ए कॉस थीटा, दैट इज द फ्लक्स ऑन द प्लेन सरफेस, ओके, ई ए कॉस थीटा। अभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसा है, लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल है एंड एरिया को हमने नॉर्मल निकाला तो एरिया को परपेंडिकुलर वो भी इस तरह से है, ठीक है। मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, एक्चुअली 180 डिग्री एंगल है, ओके यहाँ पे। सो ई ए, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लक्स ऑन प्लेन सरफेस एंड फ्लक्स ऑन कर्व्ड सरफेस दोनों पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। पुन्हा एकदा बघा, जेवढ्या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्लेन सरफेस मधून, राईट हँड साइडचा जो तुम्हाला प्लेन सरफेस दिसतोय त्याच्यामधून जेवढ्या लाइन्स आज जाणार आहेत तेवढ्याच काय होणार आहेत, कर्व्ड सरफेस मधून बाहेर येणार आहेत। म्हणजे याचा मीनिंग काय झाला, जेवढं निगेटिव्ह फ्लक्स प्लेन सरफेसवर तयार होणार आहे तेवढंच पॉझिटिव्ह फ्लक्स कर्व्ड सरफेसवर तयार होणार आहे। त्याच्यामुळे मी असं इथे लिहू शकतो, फ्लक्स ऑन कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू, साइन सहित लिहूया आता, मायनस फ्लक्स ऑन दी प्लेन सरफेस। लाइन्सच्या दृष्टीने विचार केला, कारण फ्लक्स म्हणजे काय असतं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, ओके। सो फ्लक्स ओवर कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स ओवर कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस फ्लक्स ओवर प्लेन सरफेस इज नथिंग बट ई ए कॉस ऑफ थीटा। अभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पे कितना है, ई है,
एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस कितना आ जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अभी थीटा मतलब क्या है, थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर तो टुवर्ड्स लेफ्ट है, एंड एरिया वेक्टर मतलब क्या रहता है, एरिया को जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो एरिया वेक्टर होता है। सो ई बार एंड ए बार अपोजिट टू ईच अदर है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, cos ऑफ 180। ओके, तो cos 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, सो ई इंटू पाई आर स्क्वेयर इज द एरिया, इज द फ्लक्स ऑन दी कर्व्ड सरफेस। ओके, म्हणजे कर्व्ड सरफेसवरचा फ्लक्स डायरेक्टली तुम्हाला काढता येणार नाहीये डायरेक्टली, कारण फ्लक्सचा फॉर्म्युला काय, ई ए कॉस थिटा असा आहे, ठीक आहे, किंवा ई इंटू ए घेतला तर एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस किती येणार आहे, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस कितना रहेगा, 2 पाई आर स्क्वेयर रहेगा। लेकिन यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वेयर हम नहीं लेते हैं, ध्यान में आ रहा है क्या, देखिए एरिया कितना ले लेंगे, कर्व सरफेस का भी एरिया कितना ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर ही ले लेंगे, मतलब वो एरिया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को परपेंडिकुलर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को परपेंडिकुलर एरिया ही लेते हैं। ओके, तर हे लक्षात आलं का बघा, हे समजलं का बघा, फ्लक्स ऑन कर्व सरफेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू पाय आर स्क्वेअर येणार आहे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू पाय कॅपिटल आर स्क्वेअर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू कर्व सरफेसचा एरिया घेऊन चालत नाही इथं, कर्व सरफेस का एरिया कितना येणार, संपूर्ण कंप्लीट स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हेमीस्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने 2 पाई आर स्क्वायर लिया है क्या, नहीं लिया है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना प्लेन सरफेस पर फ्लक्स क्रिएट होगा उतना ही कर्व सरफेस पर फ्लक्स क्रिएट होगा। ओके, प्लेन सरफेस वर फ्लक्स किती तयार होणार आहे, ई इंटू म्हणजे माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वेअर, माइनस साइन का, कारण हे तुम्हाला लॉजिक माहित आहे, जब लाइन्स व्हेन लाइन्स आर इनकमिंग इनटू ए पर्टिक्युलर सरफेस क्या होता है, लाइन जर आत येत असतील तर फ्लक्स निगेटिव्ह असतं, एंड व्हेन लाइन्स आर गोइंग आउट ऑफ द सरफेस तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉझिटिव्ह रहता है, लाइन सरफेस मधून बाहेर जात असतील तर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉझिटिव्ह येणार। ओके, आणि इथं डायग्राम वरून तर सरळ सरळ दिसतंय की जेवढ्या लाइन्स, ओके, जितने भी लाइन्स प्लेन सरफेस से पास हो रही है उतने ही कर्व सरफेस से पास हो रही है। ओके, आणि इलेक्ट्रिक फ्लक्सची बेसिक डेफिनेशन काय आहे, इलेक्ट्रिक फ्लक्सची बेसिक डेफिनेशन अशी आहे की नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड देयरफॉर यहाँ पे जितनी लाइंस प्लेन सरफेस से पास हो रही है एग्जैक्टली उतनी ही लाइंस कर्व सरफेस से पास हो रही है, एंड देयरफॉर फ्लक्स ऑन प्लेन सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स ऑन कर्व सरफेस होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, एंड अलोंग विथ साइन प्लेन सरफेस पर फ्लक्स कैसा रहेगा, नेगेटिव्ह रहेगा, एंड कर्व सरफेस पर फ्लक्स पॉझिटिव्ह ही रहेगा। लक्षात येते का, कारण लाईन आत येत असतील तर निगेटिव्ह फ्लक्स घ्यायचं असतं, लाईन सरफेस मधून बाहेर जात असतील तर काय करायचं असतं, पॉझिटिव्ह फ्लक्स घ्यायचं असतं। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे लिखा है फ्लक्स ऑन कर्व सरफेस इज इक्वल टू माइनस फ्लक्स ऑन द प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस का फ्लक्स हम इजीली निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना है तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तर ही मेथड इथं वापरलेली आहे। लक्षात आलं का बघा, इथं काय डाऊट असेल तर विचारा। कर्व सरफेसवरचं फ्लक्स किती येणार आहे, इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी इंटू पाय आर स्क्वेअर, अँड इट इज पॉझिटिव्ह। प्लेन सरफेसवरचं फ्लक्स काढणं तर खूपच सोपं आहे, ओके, ई इंटू पाय आर स्क्वेअर, आणि ते निगेटिव्ह येणार मात्र, आणि टोटल फ्लक्स ऑन होल बॉडी याला म्हणजे टोटल फ्लक्स ऑन प्लेन सरफेस ऍज वेल एज कर्व सरफेस असं जर विचारलं तर त्याचा आन्सर काय येणार ते पण माहिती पाहिजे, किती येणार आन्सर सांगा रे, प्लेन ऍज वेल एज कर्व सरफेस, 0। हाँ, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेंस का प्रॉब्लम देखेंगे, फ्लक्स का, फ्लक्स क्योंकि मेंस में फ्लक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसा है देखिए, दिस इज प्रॉब्लम फॉर फ्रॉम द एक्चुअल मेंस एग्जाम।
and it is like this. So this is one area. इसके कोऑर्डिनेट देखिए 0 0 0 है. ओके, यहाँ पे A 0 0 this coordinate x axis, y axis, and there will be one more axis, that is z axis also. Okay, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पहले लिखता हूं ठीक से. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक प्रॉब्लम दिया गया है एंड यहाँ पे दिस इज वन एरिया विच इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो यहाँ पे एक एरिया है, इट इज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम एंड इसके हर कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार इज सपोज 2i + 3j + 5k है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2i + 3j + 5k है. ओके, तो यहाँ पे फ्लक्स ऑन दिस एरिया हमें निकालना है. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम मेंस एग्जाम. फ्लक्स ऑन दिस एरिया कितना बनेगा वो हमें निकालना है. फ्लक्स ऑन एरिया. तो अगर इस तरह से कोऑर्डिनेट है एंड इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे. पहले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर निकालना पड़ेगा विच इज ऑलरेडी गिवन एंड उसके बाद एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा. तो एरिया वेक्टर पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं. इट इज गिवन इन द टॉपिक दैट इज वेक्टर. ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है. ए बार क्रॉस बी बार होता है. ए बार क्रॉस बी बार. ए बार क्या रहेगा वन साइड का वेक्टर एंड बी बार क्या रहेगा अनदर, उस पैरेललोग्राम का अनदर साइड का वेक्टर, मतलब एडजेसेंट साइड का वेक्टर. मतलब किसी भी पैरेललोग्राम के दो साइड के वेक्टर हमें, दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर हमें अगर पता है तो उसका एरिया इन वेक्टर फॉर्म हम निकाल सकते हैं. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय फॉर्मूला ए बार क्रॉस बी बार. फिर ए बार रिप्रेजेंट वन साइड एंड बी बार रिप्रेजेंट अदर साइड, अदर एडजेसेंट साइड. ओके, तो पहले हमें ए बार निकालना पड़ेगा. ए बार कैसे निकालते हैं, मतलब ए बार मतलब यहां से यहां तक है. ओके, तो इसका सब्ट्रैक्शन हमें करना पड़ेगा. a0 a - 0 0 0 मतलब क्या आ जाएगा, ए बार इज इक्वल टू a i कैप प्लस a k कैप आ जाएगा. करेक्ट है ना. ए बार कसं काढलं लक्षात आलं का बघा. ए बार म्हणजे हे हा आपण वेक्टर घेतोय डायग्राम मध्ये दाखवलेल्या पद्धतीने. हा वेक्टर एक का पॉइंट के कोऑर्डिनेट a0 a आहेत आणि इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 0 0 है. तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट का हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगा, इस साइड का वेक्टर मिलेगा. a - 0 a बनेगा, दैट इज i कैप. 0 - 0 मतलब 0 बनेगा, 0 j कैप एंड a - 0 मतलब a k कैप बनेगा. सो दिस इज वेक्टर रिलेटेड टू वन साइड रहेगा. अभी वेक्टर रिलेटेड टू अनदर साइड कैसा आ जाएगा, देखिए वेक्टर ऑफ अनदर साइड. तो मतलब बी बार अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वंस अगेन इसका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना पड़ेगा. फाइनल में माइनस इनिशियल करने पर 0 - 0 मतलब 0 आई कैप आ जाएगा. उसके बाद a - 0 मतलब a j कैप आ जाएगा, a j कैप. ठीक है, एंड उसके बाद 0 - 0 0 - 0 मतलब k का कोऑर्डिनेट कितना आता है, 0 आता है. मतलब b बार क्या आ जाएगा, a j कैप आ जाएगा. मतलब a बार इज इक्वल टू
कितना आता है, ए आई कैप आता है, ए आई कैप प्लस ए के कैप आता है, ए बार क्रॉस बी बार, बी बार कितना आता है, ए जे कैप आता है, ए बार क्रॉस बी बार। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन वेक्टर फॉर्म, मतलब पैरेललोग्राम का एरिया भी एक वेक्टर ही रहता है, आपने वेक्टर टॉपिक में पढ़ा होगा। इसका ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड निकाला तो क्या मिलेगा, उस पैरेललोग्राम का एरिया का मैग्नीट्यूड मिलेगा। एंड ओनली ए बार क्रॉस बी बार लिया, ए बार क्रॉस बी बार ओनली लिया तो क्या मिलता है हमें, उस पॅरेलेलोग्राम का वेक्टर मिळता है। मी काय सांगतोय लक्ष देते का बघा, पॅरेलेलोग्रामचा एरिया वेक्टर फॉर्म मध्ये काढणं आणि मॅग्निट्यूड काढणं हे खूप सोपं आहे। फक्त पॅरेललोग्रामचे काय करायचं, दोन्ही साईडचे वेक्टर काढायचे, कोऑर्डिनेट दिलेले असतात सगळ्या कॉर्नरचे, कोऑर्डिनेटचं सबट्रॅक्शन फक्त करायचं आहे, तुम्हाला त्या साईडचा वेक्टर मिळतो। कोऑर्डिनेटचं सबट्रॅक्शन केल्यानंतर तुम्हाला त्या साईडचा वेक्टर मिळणार आहे। दोन ऍडजस्टंट साईडचे वेक्टर काढायचे, कुठल्याही दोन ऍडजस्टंट साईड घ्या, शेवटी आन्सर तेच येणार आहे। कुठल्याही दोन ऍडजस्टंट साईडचे वेक्टर काढायचे, क्रॉस प्रोडक्ट घ्यायचे, क्रॉस प्रोडक्ट घेतल्यानंतर आपल्याला वेक्टर फॉर्म मिळणार आहे आणि त्याला काय म्हणायचं, एरिया इन वेक्टर फॉर्म, आणि त्याची मॅग्निट्यूड काढल्यानंतर काय मिळणार आहे, त्या पॅरेललोग्रामचा एरिया, जस्ट एरिया येणार। आता ए आय क्रॉस ए जे म्हणजे काय होणार, ए स्क्वेअर आय क्रॉस जे काय असतं सांगा, आय क्रॉस जे इज के कॅप प्लस ए इंटू ए, आता हे दुसरं मल्टिप्लिकेशन करूया, ए इंटू ए स्क्वेअर वन्स अगेन, अँड के क्रॉस जे, के क्रॉस जे काय असतं, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे इज नथिंग बट माइनस आई कैप। ओके, सो देयरफॉर एरिया वेक्टर तो हमें यहां पे मिलता है, एरिया वेक्टर ए बार इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आई कैप प्लस ए स्क्वेयर के कैप। सो दिस इज यूर एरिया वेक्टर। ओके, एरिया वेक्टर मिल गया। अभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर भी हमें पता है, 2i प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज नथिंग बट ई बार डॉट ए बार है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई बार डॉट ए बार, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट अभी लेना है। अभी तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है ना, आई का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन, जे का जे के साथ मल्टीप्लीकेशन, के का के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वेयर आई कैप इंटू 2 आई कैप, मतलब डॉट प्रोडक्ट इसका लिया तो आई कैप डॉट आई कैप तो 1 ही बनता है, एंड माइनस ए स्क्वेयर इंटू 2 मतलब माइनस 2 ए स्क्वेयर। ओके, आई डॉट आई हो गया। अभी जे डॉट जे तो नहीं है यहाँ पे, जे का तो 0 ही हो जाएगा, एंड उसके बाद 5 ए स्क्वेयर एंड के डॉट के मतलब 1 ही आता है। सो माइनस 2 ए स्क्वेयर प्लस 5 ए स्क्वेयर, मतलब टोटल कितना होता है यहाँ पे, that is 3a square is the flux on this parallelogram area. That is your answer. हे लक्षात आलं का बघा, तर त्यासाठी क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हे सगळं व्यवस्थित माहिती असणं आवश्यक आहे। एनी डाउट इन दिस केस, एनी डाउट? Flux over this area is equal to 3a square. Okay, next.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, यहाँ पे भी क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू डिफरेंट सरफेसेस इन फॉलोइंग फिगर। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट सरफेसेस का फ्लक्स हमें निकालना है। पहले कौन से सरफेस पर निकालेंगे, ए एफ ई डी, ए एफ या फिर ए डी ई एफ। ए डी ई एफ पर फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स ऑन ए डी ई एफ। ओके, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज ई बार डॉट ए बार। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है ई। यहाँ पे बाकी के सभी डायमेंशन दिए गए हैं। डायमेंशन कैसे, देखिए, डायमेंशंस आर ए बी एंड थीटा, इतना ही डायमेंशन दिया गया है। तो आपको डायग्राम में अभी थोड़ा सा दिख रहा होगा, यहाँ पे जो दिया गया है ये जो है ए है, दिस इज इक्वल टू ए। ओके, यहां से यहां तक कितना है, बी है, बी, ए एंड बी, और यहां पे एंगल दिया गया है थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ओके, डायग्राम ठीक से दिखाई देता है क्या, देखिए, नहीं तो डायग्राम यहाँ पे फिर एक बार इस तरह से डायग्राम है। तो ये कितना है, दिस इज इक्वल टू ए फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड दिस इज इक्वल टू बी, एंड यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है, थीटा इज द एंगल। तो हर एक फ्लक्स, हर एक सरफेस का फ्लक्स हमें निकालना है। ओके, अभी ये ट्राइंगल ए एफ बी हमने लिया, ट्राइंगल ए एफ बी, ट्राइंगल ए एफ बी हमने लिया। तो इन ट्राइंगल ए एफ बी, यहाँ पे ए बी कितना है, यल है, ए है ना, ए बी इज इक्वल टू ए है, एंड यहाँ पे थीटा है। तो ए एफ कितना बनता है, ए एफ इज इक्वल टू ए साइन थीटा हो जाएगा, ए साइन थीटा, ए एफ, ए टू एफ कितना बनेगा, ए साइन थीटा बनेगा ना, साइन थीटा इज इक्वल टू ए एफ डिवाइडेड बाई ए बी बनेगा। सो ए एफ इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा बनेगा, एंड देयरफॉर ए एफ इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन हमें क्या निकालना है, हर एक सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ए एफ मिल गया, एंड ए डी कितना है, ए डी तो बी है, ए डी इज इक्वल टू बी, तो अभी एरिया सब कुछ हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे पहले अभी क्या निकालेंगे, फ्लक्स ऑन ए डी ई एफ, फ्लक्स ऑन सरफेस ए डी एफ निकालेंगे। तो यहाँ पे ए बार डॉट ए बार करेंगे, दैट इज ए बार डॉट ए बार मतलब ई ए कॉस थीटा करेंगे, ई ए कॉस थीटा। ओके, या फिर इसको वेक्टर फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में कैसे रहेगी, देखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड कितना है, ई है, एंड डायरेक्शन क्या है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे ई आई कैप लिख सकता हूं मैं, ई आई कैप डॉट एरिया, एरिया का मैग्नीट्यूड लिखता हूं पहले, एरिया का ए एफ कितना है, हाइट कितना है, ए साइन थीटा है, एंड उसके बाद लेंथ कितना है, बी है। तो एरिया का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा होता है मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन क्या बनेगा, इस एरिया को मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में आ जाएगा, एडीएफ परपेंडिकुलर, वो माइनस एक्स एक्सिस आ जाएगा। डायरेक्शन कैसा आ जाएगा, इसको एरिया को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक्स एक्सिस को अपोजिट आता है, मतलब माइनस आई कैप आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, एंड माइनस ई ए बी साइन थीटा, minus EAB sin theta is the flux on this surface ADEF.